हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही और आज हम 30 अक्टूबर 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि प्रीलिम्स एंड मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इस न्यूज़ को हमें हमारी प्रिपरेशन के अंदर कैसे यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। प्राइम मिनिस्टर रोल्स आउट हेल्थ कवरेज फॉर पर्संस एजेड 70 एंड अबव। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि जितने भी इंडिया में 70 प्लस एल्डरली पॉपुलेशन है उनके लिए पीएम ने एक योजना जो ऑलरेडी चल रही थी उसको एक्सपैंड कर दिया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जिस योजना या जिस स्कीम की यहाँ पे बात हो रही है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर ही है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर वैसे क्या होता है कि इसके अंदर अराउंड 5 लाख पर फैमिली का एक हेल्थ अश्योरेंस लोगों को दिया गया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हेल्थ अश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, आप इसको समझ सकते हो। इसका मतलब ये है कि लोगों को डायरेक्टली 5 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं, बट ये है कि अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकता है और 5 लाख तक का जो उसका खर्चा है वो सरकार उठाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको हेल्थ अश्योरेंस बोला गया है। और ये आयुष्मान भारत के अंदर लॉन्च किया था, जिसका एक्चुअली जो कंपोनेंट है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये एक पर्टिकुलर एक स्कीम चल रही है कुछ टाइम से, 2018 से। इसमें बेनिफिट किन लोगों को मिलता था? उन लोगों को मिलता था जो कि 2011 में एक सेंसस कराया गया था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसके अंदर जो लोग मेंशन थे उनका नेम था बेनिफिशियरी लिस्ट में। इसके अलावा जो भी इस लिस्ट में मेंबर्स हैं वो हैं जो काफ़ी वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं, थोड़ी सी पुअर हैं एंड उनकी जो कैपेसिटी है, इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। सो अराउंड 10 से 12 करोड़ फैमिलीज, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 करोड़ फैमिलीज या 10 से 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये फ़ायदा मिलने वाला है या मिलने वाला था। और हर फैमिली को या हर हाउस होल्ड को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो सपोज एक फैमिली में 2 लोग बीमार हैं और दोनों की जो पूरी दोनों का जो पूरा ट्रीटमेंट है उसका खर्चा टोटल 3 लाख रुपए का आया। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये 5 लाख से कम है तो ये पूरा खर्चा सरकार ही उठाएगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है इन जनरल। लेकिन ये जो पूरी स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला रही, इसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और बाकी का जो 40% है वो स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो हिल स्टेट्स हैं उनमें ये रेशियो 90:10 हो जाता है। और क्योंकि यूनियन टेरिटरीज तो सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है तो उसमें पूरा का पूरा खर्चा सेंटर ही उठाता है उन यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है। तो ये कुछ एक बेसिक डिटेल्स है इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि इसके बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी वो है जो कि थोड़े से वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं और जो इस SECC जो सेंसस है उसके अंदर मेंशन है। लेकिन वो लोग जो कि 70 प्लस हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, अब फ़र्क नहीं पड़ता। जो 70 प्लस लोग हैं, चाहे वो SECC की लिस्ट में आते हो, चाहे वो वल्नरेबल माइनॉरिटीज़ में आते हो या ना आते हो, अब उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट ये जो एक्सपेंशन है ये 70 प्लस एल्डरली के लिए ही है। हेल्थ कवरेज सबको मिलेगा जो 70 प्लस है रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। एंड हॉस्पिटलाइजेशन जो फीस है वो 5 लाख तक उठाई जाएगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो किसके बेसिस पे होगा? तो हर बेनिफिशियरी को आयुष्मान वया वंदना कार्ड एक मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में ऐसे रैंडम फैक्ट्स पूछ ले जाते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। आयुष्मान वया वंदना कार्ड क्या होगा? एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा उन बेनिफिशरीज के लिए जिनकी इस 70 प्लस एज के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो हेल्थ अश्योरेंस के द्वारा उनका इलाज होगा। ठीक है, एंड देखो वया वंदना का मतलब ही होता है एल्डरली केयर। तो ये जो कार्ड है ये किसी यंग इंसान के पास नहीं होगा, ये 70 प्लस या फिर 60 प्लस एजर इंसान के पास ही होगा। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा है कि ओवरऑल इस स्कीम से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज़ हुआ था, अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। ये जो एस्टिमेट्स है ना ये 2021 और 2022 के हैं, बट ये डेटा अभी 2024 में ही रिलीज़ हुआ है। मतलब इवन दो ये उस साल का है, ये डेटा सबसे लेटेस्ट है। इसके अकॉर्डिंग ये लिखा है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता क्या है? सिंपल सी बात है, कोई इंसान अपना
इलाज कराने हॉस्पिटल में जा रहा है तो वो खुद की पॉकेट से कितना पैसे दे रहा है, बस वही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, सिंपल। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन होता है इंडियन घरों पर, वो 2014 से 2021-22 तक 62% से अब अप्रॉक्सीमेटली 39% गिर चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मेंस में ये डेटा आपको लिखना पड़ेगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। हेल्थ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट बतानी है तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो लेकिन सी 62% जो खर्चा होता था हॉस्पिटल जाने का वो एक इंसान खुद ही उठाता था, अब वो सिर्फ 39% उठाता है और बाकी का जो बचा हुआ 61% है ये गवर्नमेंट के थ्रू आता है। गवर्नमेंट कौन सी? इंडियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट की, वो मिल के ये 61% का खर्चा उठाते हैं। मतलब जो हेल्थ सर्विसेज है वो थोड़ी सी सस्ती हो गई एक आम इंसान के लिए, बट फिर भी जो 40% है वो भी यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें भी और इम्प्रूवमेंट करने का रूम है और स्कोप है। और क्या ये डेटा सजेस्ट करता है? ये डेटा ये सजेस्ट करता है कि जीडीपी में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसका ओवरऑल जो परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन है, वो 1.1% था, अब वो 1.8% हो चुका है। ये भी आई रिकमेंड आप याद रखो, ये ऐसा डेटा है जो कि शायद प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ लिया जाए। तो जो ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो अराउंड 1.8% हो चुका है जीडीपी से। बट अगेन हमारा जो एम है वो है कि हम हेल्थ एक्सपेंडिचर को 2.5% तक ले जाए जीडीपी का, और ये बहुत टाइम से एम है, ये आज तक पूरा नहीं हुआ है और अभी भी हम 1.8% पर ही है, बट एटलीस्ट हमने कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करा है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर न्यूज़ में मेंशन थी। ये जो डेटा है ये इस न्यूज़ में मेंशन नहीं था ये वाला, बट क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट ऐसे टर्म यहाँ पे यूज़ था तो मुझे लगा कि आपको डेटा देना ज़रूरी है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। अभी क्या नई अनाउंसमेंट हुई है वो भी आपको ध्यान रखना है कि 70+ को अलाउ करा है, एंड ओरिजिनली वो स्कीम किस तरह की थी वो भी मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो पूरी स्कीम है PMJAY, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी नोडल अथॉरिटी है, वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी नोडल अथॉरिटी है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और इसको मॉनिटर करती है। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पर किसी भी टाइप से प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PMLA कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टूल फॉर इनकार्सरेशन, हाईकोर्ट ने ये चीज़ बोली है। तो PMLA एक ऐसा एक्ट है जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके अगेंस्ट ये लोगों को कन्विक्ट करता है। इस एक्ट के अंदर उनका कन्विक्शन होता है और उनको पकड़ा जाता है, सिंपल। बट मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि किसी पर्सन ने ब्लैक मनी कमा रखा है, उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, ठीक है, और ये जो ब्लैक मनी है उसने बहुत तरीके से कमाया हो सकता है उसने टैक्स की चोरी करके अपना ब्लैक मनी इकट्ठा करा हो सकता है उसने ड्रग्स का या फिर डिफरेंट वेपन्स का बिजनेस करके या स्मगलिंग का बिजनेस करके उसने कैसे ना कैसे करके ब्लैक मनी को इकट्ठा करा हो, या फिर उसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हों जो शेल कंपनीज में हो। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती है जो कि सिर्फ पेपर पर होती है और रियल लाइफ में होती ही नहीं है। तो ऐसे बहुत तरीके से कोई इंसान अपना ब्लैक मनी इकट्ठा कर सकता है। अब ब्लैक मनी तो इकट्ठा हो गया, अब मान लेते हैं जिसके पास इतना सारा ब्लैक मनी है वो मार्केट में जाके लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता है, तो जब वो ये कार खरीदेगा तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ी सी इंक्वायरी करेगा कि ये जो लैम्बोर्गिनी खरीद रहा है पर्सन, ये जिस पैसे से खरीद रहा है क्या ये लेजिटिमेट पैसा है या फिर ये ब्लैक मनी है। तो अगर इस इंसान के पास वाइट मनी हुआ, मतलब जो लीगल मनी इसके पास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लैक मनी है तो वो पकड़ा जाएगा। तो अब इस इंसान को लैम्बोर्गिनी भी खरीदनी है लेकिन इनकम टैक्स से बचना भी है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल से एक चीज़ है, वो ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर लेगा लेजिटिमेट मनी में या फिर वाइट मनी में। तो मतलब वो ब्लैक मनी को धो देगा, उसको वॉश कर देगा या फिर उसको लॉन्डर कर देगा, इसलिए इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहती है, क्योंकि लॉन्ड्री में इसको डालते हैं किसी भी कपड़े को तो वो साफ निकल के आता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से क्या हुआ, उसका पैसा साफ हो गया। तो अब जब उसने किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से अपना पैसा वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया, तो अब वो इस पैसे से जब लैम्बोर्गिनी खरीदेगा, आईटी डिपार्टमेंट अगर सर्च भी करने आएगा तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, वो वापस चले आएंगे और ये अपनी कार एंजॉय करेगा। बेसिकली ये एक तरीका होता है, ये एक इसका मेन एम होता है। इस पूरे प्रोसीजर को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसीजर है, इसको रोकने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसमें से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है, ठीक है। लेकिन अब आप देखो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि वो होती कैसे है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज मैंने एक शॉप खोल ली
जिसमें मैं एक टी शर्ट बेचता हूँ, ठीक है। मैंने एक टी शर्ट बेची और मैंने अपने ना बिल पे लिख दिया कि ये जो टी शर्ट है ये 1 लाख की है। अब डेफिनेटली 1 लाख बहुत ज़्यादा हो गया, बट मैंने बोल दिया कि भाई मेरी तो टी शर्ट जो मैंने बनाई है 1 लाख रुपए की है। तो द थिंग इज़ कि अब को गवर्नमेंट कैसे प्रूव करेगी कि ये टी शर्ट 1 लाख की नहीं है, क्योंकि मैंने अगर इसकी प्राइस 1 लाख की रख दी तो वो 1 लाख की हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे दोस्त को बोलूँगा, मेरे फ्रेंड को, कि मेरा जो ब्लैक मनी है ना, वो उससे मेरी ये 1 लाख की शर्ट खरीद ले और वो भी कैश में मुझे देगा, ठीक है। कैश में वो मुझे 1 लाख रुपए दे देगा और वो मेरी ये शर्ट खरीद लेगा। अब ये शर्ट तो मैंने 1000 रुपए में बनाई होगी, ये 1000 नहीं, ये शर्ट मैंने बनाई है 100 रुपए में, ठीक है। ये शर्ट मैंने बनाई 100 रुपए में, तो मेरे 100 रुपए खर्च हो गए। लेकिन ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ब्लैक मनी लेके आया और उसी से इसने क्या करा, 1 लाख की शर्ट खरीद ली। तो इसने मुझे क्या दिए या इस दुकान को क्या दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए। तो अब हो क्या रहा है कि मैंने इसके लिए एक बिल भी काटा, जिस बिल में मैंने लिखा कि मैंने 1 लाख की एक शर्ट बेच दी इस इंसान को। तो गवर्नमेंट जब मुझसे पूछने आएगी ना कल कि भाई ये मेरे पास 1 लाख रुपए आए कहाँ से, मैं तो बोलूंगा भाई मैंने तो ये शर्ट बेच दी, इसलिए मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो सरकार को लगेगा कि ये जो मैंने 1 लाख रुपए कमाए हैं ये लेजिटिमेट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने खुद ही के दोस्त से अपनी एक शर्ट बिकवा के उसको 1 लाख रुपए का बता दिया। तो अब ऐसे क्या हो गया, ये 1 लाख रुपए मेरे वाइट मनी में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे मैं बहुत सारी सेल्स करूंगा इसी तरीके से और वो वाइट मनी में कन्वर्ट होता जाएगा। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, बट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज डन। अब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट के पास, मनी लॉन्ड्रिंग से नुकसान क्या है ये आप सोचो। मनी लॉन्ड्रिंग से दो नुकसान है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग से जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मतलब है कि जो ब्लैक मनी आया है वो किसी ना किसी और डायमेंशन में नुकसान करके या डैमेज करके आया है। क्योंकि किसी ने ब्लैक मनी कमाया है तो उसने स्मगलिंग करी है, ड्रग्स की स्मगलिंग करी है, वेपन्स को एक्सचेंज करा है, तो उससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर उसने टैक्स की चोरी वगैरह करी है तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आना था ना वो टैक्स आया नहीं। तो इसलिए भी मनी लॉन्ड्रिंग अच्छी बात नहीं है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो उन्होंने एक ऐसा एक्ट बनाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग करने से डरेगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने एक डिटरेंस टूल के जैसे बनाया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि वो लोग, मान लेते कोई पॉलिटिकल पार्टी है ए, वो पावर में है, और एक दूसरा पर्सन है बी। बी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ए को पसंद नहीं करता, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल पावर ए अभी पावर में है उसको ये अच्छा नहीं लगता कि उसको ये अच्छा नहीं लगता कि जो पर्सन बी है ना ये इसको पसंद नहीं करता। तो पॉलिटिकल पार्टी ए कुछ भी करने के लिए या कुछ भी करके इस बी की लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाने की कोशिश करेगी। तो वो क्या बोलेगी, मैं इस पे फेक पीएमएलए का केस अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पीएमएलए का एक्ट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हमने अभी देखा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये जो पर्सन है बेचारा हमेशा कोर्ट के चक्कर ही काटता रहेगा, इसका 10-15 साल बीत जाएंगे, तो इसकी लाइफ मैंने बर्बाद कर दी। और अब सी जो पर्सन है, जो एक और पर्सन था, हो सकता है वो भी ए पॉलिटिकल पार्टी से नफरत करता हो, लेकिन वो अब कुछ एक्शन नहीं लेगा सी, क्योंकि सी को भी डर है कि जो बी के साथ हुआ उसको केस में उलझा दिया वैसे सी के साथ ना हो। तो मतलब इस पीएमएलए एक्ट का स्ट्रिक्ट होने का गलत नुकसान पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पावर में है वो उठा सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्ट्रिक्ट है, ये इसका क्या एविडेंस है? इसका एविडेंस ये है कि जो भी पर्सन अक्यूज्ड है, मतलब जिसको भी बोला गया ना कि भाई तुमने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, तो यूजुअली क्या होता है, हमारा जो लीगल डिस्कोर्स है उसमें हम क्या यूज करते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब कोई इंसान जब तक फाइनली कोर्ट ये ना बोल दे कि हाँ इसी ने क्राइम करा है, तब तक, स्टार्टिंग से लेके तब तक उसको इनोसेंट ही माना जाएगा। पीएमएलए में इसका उल्टा है। इसमें क्या है, जिसको अक्यूज कर दिया गया है कि भाई तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो अब वो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट है। मतलब वो गिल्टी ही रहेगा जब तक वो खुद प्रूव ना कर दे कि भाई मैं इनोसेंट हूं। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये ट्रांसफर हो गया है गवर्नमेंट या फिर किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से किस पर, उस पर्सन पर जो अक्यूज है। तो देखो इसलिए ये एक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि कोई इंसान अगर गलती से इसमें फंस गया तो बाकी केसेस में तो क्या होता है, जो उसको फंसा रहा है उसको प्रूव करना है कि भाई ये जो दूसरा इंसान है इसने क्राइम करा है। इसमें दूसरा है, इसमें तो अगर किसी इंसान का नाम आ गया
चाहे वो सही में आया हो या वो गलती से आया हो, तो उस इंसान को खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं तो इनोसेंट हूँ। और कोई इंसान जब भी पीएमएलए के अंदर अक्यूज होता है, तो वो ऑफिशियल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कस्टडी के अंदर आ जाता है। अब बताओ वो उनके साथ कस्टडी के अंदर है, तो वो कैसे अपने प्रूफ इकट्ठा करेगा अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए? तो इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी के कारण जिस भी इंसान के ऊपर पीएमएलए लगता है वो फंस जाता है बुरी तरह। ये बनाया इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना स्ट्रिक्ट इसलिए था ताकि लोग मनी लॉन्ड्रिंग ना करें, लेकिन ये देखा गया है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इसको अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को परेशान करने के लिए, डिटर करने के लिए और वीकन करने के लिए यूज़ किया गया है। और हाई कोर्ट भी इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि आप इसको इनकार्सरेशन का एक जरिया नहीं बना सकते। मतलब अगर आपको या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी गवर्नमेंट को किसी पर्सन बी को जेल में डालना है ना, तो वो पीएमएलए को यूज़ नहीं कर सकती उसको ज़बरदस्ती जेल में डालने के लिए। आपको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ दिल्ली हाईकोर्ट बोल रहा है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन की कि बेल देना दो पर्सन को इन मनी लॉन्ड्रिंग केस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। दैट मीन्स जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो कि पीएमएलए के अंदर पीएमएलए का जो एक्ट है उसको एनफोर्स करती है, वो कुछ ना कुछ केसेस को देख रही थी और सुप्रीम और हाई कोर्ट ने बोला है कि इन लोगों को बेल दी जाए। अभी ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहाँ से आती है, इसका रोल क्या है, ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हाई कोर्ट ये बोल रहे हैं कि किसी भी इंसान को जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक कहाँ रखना होता है, कस्टडी में रखना होता है। क्यों? क्योंकि जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक वो इंसान खुद ही प्रूव करेगा कि भाई मैं तो इनोसेंट हूँ, क्योंकि उस पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला है कि जो ये पूरा ट्रायल है ये बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा देरी आ रही है। और ये डिले का कारण जो इंसान है ना, जो अक्यूज्ड है, जिस पे अक्यूजेशन लगी है, उसका कोई रोल नहीं है इसके डिले होने में ट्रायल पे। तो आप उसको जेल में क्यों रख रहे हो, ये उन्होंने बोला। यूजुअली ये देखा जाता है जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है जैसे ईडी हो गया, वो क्या करते हैं, चला करके ट्रायल को ना डिले करते रहते हैं ताकि जिस इंसान को अरेस्ट कराए वो अंदर ही रहे, अंदर ही जेल के अंदर बंद रहे। तो हाई कोर्ट बोल रहा है कि अगर डिले इस ट्रायल को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी खुद कर रही है तो इसको प्रिजन में रखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप बाहर निकालो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हाई कोर्ट ने बोला है। एंड अंडर द twin conditions of PMLA section 45, accused is required to prove that he is innocent and convince the judge that he would not commit any offense on the bail। तो यहाँ पे जो इनोसेंट है वो उस पर, सॉरी इनोसेंट नहीं, जो अक्यूज्ड है उस पर ये बर्डन है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव करे और जज को बोले कि देखो प्लीज़ मुझे बेल दे दो, मैं बेल छूटने के बाद कोई भी क्राइम नहीं करूँगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जो पुलिस है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रूव करना कि जो अक्यूज्ड है वो एक्चुअली कन्विक्शन के लिए लायक है या नहीं है। फिर हाईकोर्ट ने बोला कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है कि जब भी किसी इंसान को पकड़ा जाता है तो उसको बेल तुरंत मिलती है कुछ केसेस में। इनफैक्ट कुछ केस, ज़्यादातर केसेस में 24 घंटों के अंदर बेल मिल जाती है कि भाई बेल पे है वो और उसका नाम तो आ चुका है लिस्ट में और ट्रायल चल रहा है और इस पूरे प्रोसेस में वो कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में रह सकता है। एंड वो घर में क्यों रह सकता है? क्योंकि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब तक वो उस पर जितने भी चार्जेस है वो प्रूव नहीं हुए ना, तो वो इनोसेंट माना जाएगा, इसलिए बेल मिल जाती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे तो जेल को रूल बना दिया और बेल को एक्सेप्शन बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो लोग यूज़ करते हैं इलीगली ऑब्टेन मनी को छुपाने के लिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा पीएमएलए का कॉन्सेप्ट था एंड ये हमने देख भी लिया कि इसमें इशू क्या थे। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं जहां पर बात हो रही है कि ईडी रेड्स प्रीमाइसेस लिंक टू आईएएस ऑफिसर इन लिकर केस। ये जो स्कैम है हमारा और ये जो पूरा केस है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिस है इसके बारे में समझना ज़रूरी हो जाता है और ये पीएमएलए से ही लिंक्ड है, इसलिए अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी का फुल फॉर्म है। ये एक इन्वेस्टिगेशन करता है ऑफेंसेस की जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस को वायलेट करते हैं, उसका ही ये काम, उसके केसेस में ये इन्वेस्टिगेशन करता है। अभी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक बॉडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इट इज़ पॉसिबल कि मेंस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए जिसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और फिर वो आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या क्या अच्छाई हैं, क्या क्या बुराई हैं और क्या क्या सजेशंस आप बताते हो। तो वो अलग से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का पहला फेज़ है उसमें आपको ईडी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़े, तब आपको ये चीज़ें लिखनी भी पड़ सकती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि इस मिनिस्ट्री के अंदर ही है,
वहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी एग्जिस्ट करता है। एंड ये पहले 1956 में बना था एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से, तब ये इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर था, लेकिन 4 साल बाद इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर डाल दिया। ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान होने चाहिए। और ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि ईडी बहुत टाइम से न्यूज़ में है, तो इंटरव्यू में भी आपसे अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात छिड़ जाती है, तो वो आपसे ये चीज़ें पूछ लेंगे कि हमें चलो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का बैकग्राउंड बताओ। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो कि न्यूज़ में हमेशा रहती हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये किन किन एक्ट्स को या किन किन लॉज को एनफोर्स करने के लिए एग्जिस्ट करता है, इसमें 3 मेन लॉ हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो फॉरेक्स है उसके अंदर कुछ क्राइम ना हो। फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बेसिकली, कि रुपी और इंटरनेशनल जो करेंसी है वो जब ट्रांसफ़र होती है, स्वैप होती है, उसके दौरान कोई ना कोई फ्रॉड ना हो। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, डेफिनेटली मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर करता है और उसके केसेस में इन्वेस्टिगेशन करता है। और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है। फ्यूजिटिव कौन होता है, जो भाग जाते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ऐसे लोग जिन्होंने इकोनॉमिक क्राइम करा है। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का एक एग्जांपल हो जाता है विजय माल्या, नीरव मोदी, जो कि यहाँ से बहुत सारे लोन लेके और फॉरेन कंट्री में वो भाग चुके हैं। एंड अब लोन उन्होंने बैंक से लिया है, और बैंक में पैसे किसके होते हैं, आप जैसे और हमारे जैसे लोगों के होते हैं। हमने बैंक में डिपॉजिट करे और बैंक का लोन लेके वो भाग गए, तो हमारा जो डिपॉजिटेड मनी है ना, वही तो लेके भाग गए वो। तो ये क्या हो गया, एक इकोनॉमिक क्राइम हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया। तो इकोनॉमिक ऑफेंडर वो होता है। और फ्यूजिटिव कौन है, जो कि देश छोड़ के भाग जाए। तो इन केसेस पर भी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो काम करती है। और इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में। ये रीजनल ऑफिस की जो सिटीज़ है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 5 ऑफिस होते हैं। ये नंबर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगेन प्रीलिम्स या फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से। और ये जो सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, इसको स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट हेड करते हैं, मतलब जो इसके हेड है उसका ये पोस्ट का नाम है। अब बात करते हैं इसकी पूरी टेन्योर की। टेन्योर में क्या है कि कितने साल तक जो ईडी के मेंबर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, या फिर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो मेन हेड डायरेक्टर है, वो कितने साल तक इस पोस्ट पर रह सकता है। पहले तो था 2 साल, ठीक है। फिर ऑर्डिनेंसेस लाए गए, प्रेसिडेंट ने कुछ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करे, उसमें ये बताया कि इवन दो 2 साल टेन्योर है किसी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर का, लेकिन हर बार 1-1 साल करके इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जब भी 2 साल खत्म हो गए तो 1 साल और बढ़ा दिया, फिर 3 साल खत्म हो गए तो 1 साल और बढ़ा दिया, 4 साल खत्म हो गए तो 1 साल और बढ़ा दिया, और 5 साल हो गए। लेकिन जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद नहीं बढ़ा सकते। तो 2 से लेके 5 साल तक ये चेंज कर दिया गया था। एंड इसी के दौरान एक 5 मेंबर पैनल कमेटी बैठेगी, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के जो मेंबर्स हैं वो उसके द्वारा कंपोज होगी। वो रेकमेंड करेगी कि नया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो डायरेक्टर है वो कौन होगा। मतलब जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद कौन नया ईडी आएगा, उसके लिए कमेटी बैठेगी जो ये चीज़ रेकमेंड करती है, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, और जो बाकी विजिलेंस कमिश्नर है जो कि सेंट्रल विजिलर कमिश्नर्स को असिस्ट करते हैं, वो भी इस टीम में होंगे, इस कमेटी में होंगे, और डिसाइड करेंगे कि अगला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर कौन होना चाहिए। तो ये ओवरऑल न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये इंडिया में इकोनॉमिक डिवाइड की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक डिवाइड इंडिया में बहुत तरह का है, अर्बन रूरल डिवाइड है, मेन और वुमेन डिवाइड है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीका का एक इकोनॉमिक डिवाइड इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये रीजनल इकोनॉमिक डिवाइड की बात करता है। रीजनल मतलब ये बात करता है कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये उनको कंपेयर कर रहा है कि ऐसा क्यों है और इसका रीज़न क्या है, और जो करंट स्टेटस है इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक डिवाइड का वो क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं मेनली आप मेंस में डिफरेंट आंसर्स में यूज़ कर पाओगे, और अपने ऐसे में भी अगर कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड या डेवलपमेंट या ग्रोथ से रिलेटेड ऐसे है, उसमें भी आप इन चीज़ों को कोट कर पाओगे। ये जो पर्टिकुलर ऑथर है, इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट जो आई है उसको कोट करके पूरा आर्टिकल लिखा है। वो रिपोर्ट कौन सी है, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है जो 1960 से लेकर 1924 तक जो इंडियन स्टेट्स हैं उनकी क्या क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही है, उनके लिए उसका बेसिकली डेटा पब्लिश करा है। और ये इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर के
प्राइम मिनिस्टर के लिए एक इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल है जो डायरेक्टली उनको ही असेस करता है। उस बॉडी ने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में बन जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये किस गवर्नमेंट बॉडी ने रिलीज करी है। पहली बात तो ये होगी। फिर ये जो रिपोर्ट है ये क्या बता दी है कि हर स्टेट ने किस तरह से परफॉर्म करा है। ओवरऑल जो जीडीपी है स्टेट की, जो स्टेट जीडीपी है जिसको जीएसडीपी भी बोला जाता है, जो स्टेट की जीडीपी है वो नेशनल जो जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज है। कंट्री इनकम मतलब जीडीपी, नेशनल जीडीपी, और जो पर कैपिटा इनकम है हर स्टेट की वो ऑल इंडिया एवरेज के कितने हैं, कितने पास है या कितने दूर है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जो किसी भी स्टेट की जो जीडीपी है उसको उस स्टेट की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। और इंडियन नेशनल इनकम एवरेज या फिर इंडिया की नेशनल पर कैपिटा एवरेज क्या होगी कि इंडिया की टोटल जीडीपी, पूरे इंडिया की जीडीपी डिवाइड बाय पूरे इंडिया की पॉपुलेशन। तो यहाँ से ओवरऑल नेशनल एवरेज आ जाती है पर कैपिटा इनकम की। तो ये देखा जा रहा है कि पिछले इन 80 सालों में जो इंडिया की इन 60 ईयर्स में जो इंडिया की नेशनल इनकम रही है या पर कैपिटा इनकम रही है वो कितनी डिफरेंट है इंडियन स्टेट से, इंडिविजुअल स्टेट से। यहाँ पे बताया गया है फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र वो हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है नेशनल इकोनॉमी का, ठीक है, और उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 150% है नेशनल एवरेज की। मतलब अगर नेशनल एवरेज की पर कैपिटा इनकम $2500 है तो इसकी 150% है, मतलब इसके अराउंड $4000 के अराउंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र की हाईएस्ट जीडीपी है और उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से 150% है। तो जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में ये डेटा लिखा है, लेकिन इससे जो पूरी पिक्चर है ना वो प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी जीडीपी आ रही है ये आ कहाँ से रही है? क्या महाराष्ट्र पूरा का पूरा रिच है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो मुंबई और उसके आसपास वाले जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिच है। लेकिन जो महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न रीजन है जिसको विदर्भ भी कहते हैं वो तो जाना जाता है फार्मर सुसाइड्स के लिए। दैट मीन्स इवन दो अगर आप स्टेट का ये डेटा पढ़ लो कि इसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, ये जीडीपी इसकी बहुत ज़्यादा है, ये पूरी पिक्चर प्रेजेंट करता नहीं है उस स्टेट के बारे में। हो सकता है ये जो पूरी की पूरी जीडीपी है ये गिनी चुनी सिटीज़ से आती हो और जो बाकी का जो एरिया है वो अभी भी पुअर है, ठीक है। ओवरऑल द पिक्चर इज ऑफ अ ग्रोइंग डिवाइड इन द कंट्री। तो ये एक रीजनल डिवाइड के बारे में बता रहे हैं कि हमारी कंट्री में एक ग्रोइंग डिवाइड बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल ऐसा है। फिर उन्होंने बताया कि रिचर स्टेट्स की इन्होंने बात की है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, फिर महाराष्ट्र कुछ हद तक है, देन जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं कुछ हद तक वो, तो और उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन है, आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन है वो रीजन, तो ये कुछ रिचर कैटेगरी में आते हैं। तो जो रिचर स्टेट्स हैं वो ये बोलते हैं कि क्योंकि वो रिच हैं और रिच लोगों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करा जाता है, तो वो बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूशन देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बदले हमें जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो बहुत कम है, ठीक है। सेंट्रल गिव्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द नेशनल किटी, जो उनका नेशनल पिगी बैंक है उसका बहुत ही छोटा पोर्शन इन रिच स्टेट्स को मिलता है। बट कुड इट बी दैट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सम स्टेट्स लिंक टू द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ अदर। जो ऑथर ये बोल रहे हैं कि जो रिच स्टेट्स हैं क्या वो इसलिए रिच हैं क्योंकि कुछ स्टेट पुअर हैं, और क्या जो पुअर स्टेट्स हैं वो इसलिए पुअर हैं क्योंकि रिच स्टेट्स रिच हैं। मतलब क्या ये इंटरलिंक्ड है या फिर ये कंप्लीटली डीलिंक्ड है? वो बोलते हैं कि ये ऐसा इंटरलिंक्ड है, क्योंकि वो बताते हैं कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उतनी साइज ऑफ इकोनॉमी। तो रिच स्टेट रिच इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से आ रही है, पुअर स्टेट पुअर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। पहले तो ये बात हो गई। और देखो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास $100 हैं, तो मैं, आप बताओ किस स्टेट में पैसे डालूंगा? एक ऐसा स्टेट जो कि रिच है या एक ऐसा स्टेट जो कि पुअर है? क्योंकि मेरे पास $100 हैं तो मेरे रिच स्टेट में ही पैसे डालूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे पैसे ज़्यादा बढ़ने के जो प्रिडिक्शन है वो रिच स्टेट में ज़्यादा है, ठीक है, पुअर स्टेट में कम है। तो जो रिच स्टेट है वो ना तो सिर्फ पहले से रिच है, बट जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आ रही है ना वो भी यहीं जा रही है रिच स्टेट के पास, पुअर स्टेट्स के पास नहीं आ रही। तो मतलब पुअर ही रह जाता है। सो फॉर अ कंप्लीट एनालिसिस रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी देखा जाना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है वो पॉलिसी डिसीजंस के अकॉर्डिंग आती है, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबिलिटी को देख कर आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो 1991 के पहले जो हमारी इकोनॉमी थी
वो कंपैरेटिवली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थी। वो थोड़ी-सी सोशलिस्ट पैटर्न पे ज़्यादा फॉलो करती थी, जिसमें जो गवर्नमेंट है, वही मेजर इन्वेस्टर थी। ठीक है? गवर्नमेंट मेजर इन्वेस्टर ही थी और आपको यही पता है कि जो गवर्नमेंट है, वो प्रॉफ़िट के लिए काम नहीं करती है। अगर उसको लॉस भी हो रहा है, तब भी वो लॉस उठाकर भी काम करेगी किस चीज़ के लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। तो अगर गवर्नमेंट जो है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो इक्वली हर जगह इन्वेस्टमेंट बाँटेगी। रिच स्टेट में और पुअर स्टेट में, दोनों में वो इक्वली इन्वेस्टमेंट करेगी। लेकिन 1991 के बाद जो लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, उनके कारण जो ओवरऑल मार्केट डायनामिक है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा आगे आते हैं और बहुत सारे जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के तरीके थे, वो सरकारों ने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए कि भाई हम नहीं, तुम करो इन रीजन्स में इन्वेस्टमेंट। और आपको पता है क्या प्राइवेट इंसान सोशल वेलफेयर देखेगा या प्रॉफिट? वो देखेंगे प्रॉफिट। तो पहले जो इक्विटेबल इन्वेस्टमेंट जा रहा था रिच स्टेट्स में और पुअर स्टेट्स में, 1991 रिफॉर्म्स के बाद जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो सिर्फ रिच स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है? तो जो पुअर है वो पुअर ही रह गए और जो रिच है वो रिच हो रहे हैं बिकॉज़ पुअर के पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा। तो जो रिच हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए रिच नहीं है क्योंकि उनकी खुद की इनहेरेंट इकोनॉमी अच्छी है। वो इसलिए है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट पुअर में जा रहा था, वो अब उनकी तरफ घूम के आ रहा है। और इससे जो डिवाइड है, रीजनल डिवाइड, वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है? गवर्नमेंट में इन्वेस्ट इन बैकवर्ड एरिया, बट प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करेगा। वो बैकवर्ड एरिया में जाके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? ठीक है? जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड एरिया में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे हरियाणा है, वो दिल्ली के पास है और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। कोस्टल रीजन्स जो हैं, उनको प्रेफर करा जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, क्योंकि कोस्टल रीजन में ईज़ी इम्पोर्ट और ईज़ी एक्सपोर्ट हो जाता है और जो रिचर स्टेट हैं वो बेटर अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को भी। तो बेटर गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, जो बेटर गवर्नेंस है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हेल्थ में। अब बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और हेल्थ है, तो उससे जो वहाँ पे लोग यूनिवर्सिटी से निकलेंगे या जो प्रोडक्टिव एज में लोग हैं, वो ओवरऑल काफ़ी एम्प्लॉयबल होंगे, उनके पास स्किल्स भी अच्छी होगी एंड जो लेबर वो होंगे वो प्रोडक्टिव लेबर में माने जाएंगे। दैट मीन्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन वो इकलौता रोल नहीं प्ले कर रहा। जो गवर्नेंस है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अच्छी बात है क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि इससे इकोनॉमिक डिवाइड हो रहा है। जब मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंट्री में प्राइवेट सेक्टर से ही आ रही है और प्राइवेट सेक्टर पुअर स्टेट्स में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, तो मतलब पुअर स्टेट्स में अब इन्वेस्ट करेगा कौन? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन ऑथर पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, जहाँ पे म्यांमार में जो अनस्टेबिलिटी है उसको डिस्कस करा जाता है। सी, म्यांमार एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, अभी भी है, एटलीस्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। म्यांमार टेक्निकली इज़ अ डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो मिलिट्री थी, मिलिट्री ने वहाँ पे कू कर लिया। कू करके क्या करा उन्होंने, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको निकाल दिया और पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का चलाने का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हाथ में ले लिया। तो मतलब अभी जो म्यांमार के लीडर है वो कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो मिलिट्री लीडर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो चुका है। अब इसके कारण हो ये रहा है कि देखो, मिलिट्री जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। एटलीस्ट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, उसमें ये होता है कि लोगों ने उनको वोट दिया है और हर तरह के लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक पूरा पार्लियामेंट होता है। इवन दो मान लेते हैं एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुत ही माइनॉरिटी में है, जिसके बहुत ही कम नंबर है, लेकिन ये जो छोटी सी पार्टी है, ये कुछ बहुत ही माइनॉरिटी लोगों को रिप्रेजेंट तो कर रही है ना, कम से कम पार्लियामेंट में उनकी बात रख तो रही है। जब मिलिट्री कू हो जाता है तो जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर जिनका नंबर कम है, इनके तो कोई रिप्रेजेंटेटिव रह ही नहीं जाता सेंट्रल डिसीजन मेकिंग में। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसी कारण म्यांमार में बहुत सारे ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो कि इस मिलिट्री जनता, जब कोई भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कू करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर पावर की पोजीशन में आ जाती है, तो वो जो सरकार बनाती है मिलिट्री, उसको कहते हैं मिलिट्री हुंता। बेसिकली उसका वही टर्म है, बट आप जनता बोल सकते हो। तो जो मिलिट्री हुंता बन रही है, इसके अगेंस्ट बहुत सारे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस और एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस रिबेल कर रहे हैं और इसीलिए एक म्यांमार में सिविल वॉर चला हुआ है।
तो उसी के ऊपर स्ट्रैटेजीज इस आर्टिकल में डिस्कस करी गई है। तो 2021 में ये मिलिट्री कू होता है जिसके कारण सिविल वॉर चल रहा है मिलिट्री हुंता और बहुत सारे रेजिस्टेंस ग्रुप के बीच में। तो पीपल डिफेंस फोर्सेस क्या है, ये आर्मी का नाम है, मिलिट्री का नाम है म्यांमार की जो कि पावर में है, और बहुत सारे एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इस मिलिट्री फोर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। क्योंकि देखो जब ट्राइबल्स लाइक इंडिया में भी आपको पता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनको ऑटोनॉमी चाहिए, उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए ताकि उनका जो कल्चर है वो प्रिजर्व हो पाए, और इसलिए पार्लियामेंट के अंदर उनके लिए रिजर्वेशन है। वैसी चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर होती है तब इंश्योर करी जा सकती है, लेकिन एक मिलिट्री रूलिंग के अंदर इन चीज़ों को इंश्योर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, एंड दैट इज़ वाई ट्राइबल ग्रुप्स को पसंद नहीं है कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रूल कर रही है कंट्री को। अब इसके लिए आसियान जो है, आसियान क्या है, आसियान के एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं फिर ये चीज़ें और समझ में आएगी। आसियान है बेसिकली एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशंस। अब साउथ ईस्ट नेशंस कौन से हैं, ये 10 साउथ ईस्ट नेशंस हैं। ये पूरा एशिया है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे रशिया है, और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है जो कि ये 10 नेशंस हैं। इन 10 के 10 के नेम्स आपको याद होने चाहिए मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लीज़ इनको रटना मत निमोनिक्स के थ्रू। आई विल रिकमेंड कि आप इस मैप को ढंग से देखो और याद करो। गूगल मैप्स पे भी जाओ, आसपास चीज़ें देखो, आपको इजीली याद हो जाएंगे। इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये इंडोनेशिया में है, जकार्ता में, और 1967 में ये बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, और बैंकॉक है थाईलैंड में। तो 3-4 डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, ऐसी डिटेल्स प्रीलिम्स में पूछी जाती है। एनीवे, ये था आसियान का बैकग्राउंड। तो आसियान देखो जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और उसका मेंबर म्यांमार भी है, ठीक है, म्यांमार आसियान का मेंबर भी है, और आसियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ब्लॉक है। मतलब ये आपस में मिलके बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं और एक बड़ा बार्गेनिंग ग्रुप जैसे ये एक्ट करते हैं। तो म्यांमार में जब ये मिलिट्री कू होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है आसाम के अंदर, उसके जो बेसिक ट्रांजैक्शंस है उसमें भी थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आने लग जाती है। तो आसियान ने क्या बोला, उसने 5 पॉइंट कंसेंसस एक निकाला, और ये बोला कि इसके थ्रू जो वायलेंस हो रहा है म्यांमार के अंदर उसको रोका जा सकेगा। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में ऐसा टर्म पूछ दिया जाएगा कि 5 पॉइंट कंसेंसस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है, आसियान से। और आसियान ने किस कॉन्टेक्स्ट में निकाला है, म्यांमार के मिलिट्री कू के कॉन्टेक्स्ट में। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर ये जो कंसेंसस 5 पॉइंट कंसेंसस आसियान ने निकाला है, म्यांमार ने इसको सुना नहीं, बहुत ही लाइटली लिया उसने। दूसरी चीज़, आसियान के पास एक और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आसियान एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबकी बात सुनी जाती है, और यहाँ पे जो पूरा आसियान है वो 2 भागों में बँट चुका है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस बोल रहे हैं कि उनको स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने चाहिए म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर कराने में। लेकिन थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ, ये ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके वो जो मिलिट्री हुंता है, जो मिलिट्री अभी रूल है, उसके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। तो आसियान भी 2 पार्टों में बटा हुआ है, जो एक पार्ट है वो ये कह रहा है कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए म्यांमार में, दूसरा कह रहा है कि मिलिट्री ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी कंसेंसस, किसी भी कंसेंसस पर आना। थाईलैंड ने क्या प्रपोज करा है, उन्होंने बोला है कि आसियान की एक इनफॉर्मल टॉक्स कराई जाए आसियान ट्रॉयका के साथ। ट्रॉयका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मान लेते 2024 में एक पर्टिकुलर कंट्री ए के अंदर आसियान की मीटिंग होगी, 2023 में कंट्री बी के अंदर ये मीटिंग हुई थी, और अगले साल 25 में एक कंट्री सी के अंदर ये मीटिंग होगी। तो ये जो 3 कंट्रीज का ग्रुप है ना, इसी को ट्रॉयका बोल देते हैं। अभी जो ट्रॉयका है वो है इंडोनेशिया, लाओ एंड मलेशिया। तो थाईलैंड प्रपोज कर रहा है कि आसियान ट्रॉयका के साथ मिलके म्यांमार की बात होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंडिया कहाँ से आता है, इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है आसियान में, क्योंकि हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी वहाँ पे चालू है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब जो पूरा आसियान है या पूरा ईस्ट एशिया है वो इंडिया के ईस्ट में आता है, और हम चाहते हैं कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे फार ईस्ट कंट्रीज़ हो गई जिसमें आता है जापान, साउथ कोरिया एट्सेट्रा, फिर जो साउथ ईस्ट एशिया नेशन हो गया, जैसे ये सारी आसियान कंट्रीज़, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस हमारा एम है। वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो अगर म्यांमार में स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो हमारा जो एम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, ये थोड़ा सा डगमगा सकता है। और इंडिया आसियान समिट के दौरान अभी रिसेंटली पीएम ने जो 5 पॉइंट कंसेंसस है उसको सपोर्ट करा। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वो टाइज को बैलेंस करके चले। ऐसा क्यों, देखो हम डेमोक्रेसी हैं और हम चाहेंगे कि हमारे नेबरहुड में भी डेमोक्रेसी रहे, लेकिन हमारे इतने सारे इंटरेस्ट म्यांमार में इन्वॉल्व हैं कि जस्ट बिकॉज वहाँ पे मिलिट्री जनता है या मिलिट्री हुंता है, हम उनसे
डायरेक्टली टाइज ख़त्म नहीं कर सकते, हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड एक ट्राईलेटरल हाईवे चल रहा है, फिर कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अब इनको मैप पे देखते हैं एक बार। जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है वो चालू होता है मोरे से और ख़त्म हो रहा है वो मायसौत से, जो कि थाईलैंड के अंदर है। तो वो कहाँ से होके जा रहा है? वो म्यांमार की कैपिटल नेपिदौ से होके जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को थाईलैंड से कनेक्ट करता है। इससे क्या है, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भी डेवलपमेंट होगी। अगर हमने म्यांमार से रिलेशन तोड़ लिए सिर्फ इस बात पे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है इस पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा जो हमारा कालादान दूसरा जो हमारा मिशन है कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का, वो ये है कि हम चाहते हैं, देखो इंडिया ये है मेनलैंड इंडिया हो जाता है, फिर यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जो बाकी इंडिया है इसके बीच में एक बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है, इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कॉरिडोर, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। अब ये पॉसिबल है ना कि फ्यूचर में ये जो कॉरिडोर है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या वॉर हो गया जिसके कारण इसको बंद कर दिया, तो क्या जो बाकी इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लिंक नहीं कर पाएगा? तो इसके लिए एक मॉडल बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे म्यांमार है नीचे, कि यहाँ से एक फेरी जाएगी और यहाँ पे जो एक नदी है उसके थ्रू वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो बाकी इंडिया है उसको इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोजेक्ट है और म्यांमार उसमें सेंट्रल है, क्योंकि यहीं से वो पूरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डेवलपमेंट के लिए म्यांमार से अच्छे रिलेशंस ज़रूरी हैं। दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि जैसे यहाँ पे म्यांमार में प्रॉब्लम्स चालू होती है इंडिया के नेबरहुड में, तो बहुत सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं वो म्यांमार को छोड़ के मिजोरम, मणिपुर ऐसे स्टेट्स में आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके। तो उससे जो लोकल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसको चेक करने के लिए हमने जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसको भी बंद किया है। फ्री मूवमेंट रिजीम क्या थी? इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे और यहाँ पे जो म्यांमार है, लोग इस बॉर्डर को क्रॉस करके आराम से जा सकते थे बिना विदाउट एनी वीज़ा। अब इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे रेफ्यूजीज़ इस प्रोसेस को यूज़ करके इंडिया में आ रहे हैं। और उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि इंडिया में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको ऑटोनॉमी चाहिए अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए, और बहुत सारे अगर रेफ्यूजीज़ आएंगे तो उनकी जो ऑटोनॉमी है और उनका जो कल्चर है डेफिनेटली वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर जो होम मिनिस्टर है उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है उस पर्सपेक्टिव से, बट प्रीलिम्स में क्योंकि ये नया स्टेप है तो इट इज़ पॉसिबल कि इस पर क्वेश्चन आ जाए। तो होम मिनिस्टर ने एक लॉन्च किया है सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, और एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इससे बेसिकली यही है कि कहीं बर्थ हुआ है या कहीं डेथ हुआ है तो ईजीली, बहुत ही फास्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी फैमिली इसको रजिस्टर कर सकती है नेशनल डेटा में। बस यही एक चीज़ है, ठीक है, और कहीं से भी कर सकती है, और इससे पूरा प्रोसेस बहुत तेज़ी से भी हो जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, इसकी क्या कोई लीगल बैकिंग है? हाँ है। कैसे? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2023 में, वही इस चीज़ों की बात करता है, ठीक है। और एक पोर्टल भी बनाया गया है जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। ओवरऑल प्रोसेस बताया गया है इस एक्ट में कि कैसे बर्थ और डेथ को रजिस्टर करा जाएगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। आपको बस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का नाम ध्यान रखना है। और ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू जितना भी डेटा कलेक्ट होगा वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2010 में पिछली बार बना था और 2015 में अपडेट भी हुआ था, तब से अब तक उसमें कोई अपडेट नहीं आया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एनसीबी बस्ट्स मेथ लैब इन जॉइंट ऑपरेशंस विद दिल्ली पुलिस। अब ये जो न्यूज़ है अगेन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि न्यूज़ में आ गई है, इसके बारे में पढ़ना अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनसीबी इज़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आई एम प्रीटी श्योर ये भी बहुत टाइम से न्यूज़ में है, तो आपने इसके बारे में भी सुना होगा। ये एनसीबी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलके एक मेथ लैब को उसके ऊपर एक तरह से रेड कंडक्ट करी है। तो एनसीबी एक ऐसी बॉडी है जो कि 1986 में बनी थी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखी, ना ही ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये किसी बेसिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बनी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर लीगल बैकिंग है एक पर्टिकुलर लॉ से जिसका नाम है एनडीपीएस, नारकोटिक्स
ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट जो कि 1985 में आया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली जो भी ड्रग अब्यूज़ हो रहा है कंट्री में उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो एनसीबी के द्वारा की जाती है। तो ये चीज़ें ना आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि एनसीबी का क्या क्या रोल है। अब क्योंकि आपने ये न्यूज़ पढ़ी है तो आपको पता है कि एनसीबी क्या कर रही है, ऑपरेशन कर रही है दिल्ली पुलिस के साथ। क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं कि जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो रिसर्च करती है ड्रग्स के रिलेटेड और वो लेट से प्लान्स बनाती है और वो जो लॉज है ना ड्रग्स को रोकने के लिए उनमें सरकार की मदद करती है, बस ओनली ये लिखा होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आपने न्यूज़ पढ़ी है कि वो तो रेड्स भी कंडक्ट करती है। तो मतलब एनसीबी का जो ओवरऑल मैंडेट है वो बहुत ही वाइड है, काफ़ी बड़ा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मैथिली मिस्ड आउट ऑन क्लासिकल स्टेटस एज प्रपोजल डिड नॉट कम फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पहले हम जाते हैं थोड़े से बैकग्राउंड पर, उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली ये हुआ था दैट मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली इन 5 लैंग्वेजेस को इसी साल गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दे दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। आई विल रिकमेंड आप इसको ध्यान रखो, इसको वर्ड बाय वर्ड याद रख लो क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जाएगा 100%। साथ में मेंस में जो पेपर 1 है आर्ट एंड कल्चर का, वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है दैट रिसेंटली द गवर्नमेंट एक्सपैंडेड द क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस कैटेगरी। फिर कमेंट ऑन हाउ इंडिया कैन टेक फर्दर स्टेप्स टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आर क्लासिकल लैंग्वेजेस। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी अभी रिसेंटली सरकार ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे और 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है और अब सरकार और ऐसे क्या क्या कदम ले सकती है जिससे इंडिया की जो क्लासिकल लैंग्वेज है, जो हमारी हेरिटेज है लैंग्वेज की, उसको बचाया जा सके। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है आर्ट एंड कल्चर में जो कि मेंस में आते हैं फर्स्ट पेपर में। तो वो लिखने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इसका बैकग्राउंड क्या है। उसके अलावा प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो जो 5 लैंग्वेजेस है इनको इंक्लूड करा गया है, लेकिन इससे पहले तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और उड़िया ऑलरेडी थी। ठीक है, तो जो इंडिया का, अगर ये मैं इंडिया का मैप बनाऊं ऐसे, तो मलयालम जो कि केरला में ज़्यादा बोली जाती है, देन कन्नड़ जो कि कर्नाटक में ज़्यादा बोली जाती है, फिर तमिल और तेलुगु, उड़िया और संस्कृत, ये 6 जो लैंग्वेजेस थी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। सबसे पहले जो लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था वो थी तमिल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आखिरी थी वो थी उड़िया जिसको 2014 में मिला था और अब 2024 में 5 और को मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अब ये कौन सी है? मराठी। अब क्या है, आप मैप के थ्रू याद रखोगे तो आपको याद रखेगा। यहाँ पर है महाराष्ट्र, फिर पाली एंड प्राकृत, ये दोनों इसी रीजन में है, यूपी बिहार वाले रीजन में, वहाँ पर ही थी स्पेशली एंशियंट टाइम में जब मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था और उसके बाद भी कुछ 100-200 सालों तक ये चलती थी। फिर बंगाली एंड असामीज जिसको अहोमिया भी बोला जाता है। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है जिनको अभी अभी नया स्टेटस मिला है। तो ये टोटल जो लैंग्वेजेस हैं 11 के 11 आपको ये ध्यान रखनी है। फिर ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है ये कब से चालू हुआ ये स्टेटस मिला? ये 2004 से चालू होता है एंड इसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि वो लैंग्वेज जो कम से कम 1500 से 2000 साल तक पुरानी हो और जो उसके टेक्स्ट हैं, उसका जो रिकॉर्डेड टेक्स्ट है वो इतना पुराना होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो ये टेक्स्ट्स हैं ये वैल्यूएबल हेरिटेज माने जाने चाहिए जनरेशन ऑफ स्पीकर्स के कारण या उनके द्वारा। मतलब सपोज एक ऐसी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम है ए और इसका जो रिटन टेक्स्ट है ना जो अभी सर्वाइव कर रहा है वो 1500 साल पुराना है, लेकिन जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं लोग वो बोलते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो बुक है 1500 साल पुरानी, ये ऐसी कोई खास बुक नहीं है हमारी लैंग्वेज के लिए। तो इवन दो ये टेक्स्ट उस लैंग्वेज में 1500 साल पुराना है, लेकिन जो स्पीकर्स है वो इस टेक्स्ट को मानते ही नहीं है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो वो कैटेगरी में आएगा ही नहीं। तो मतलब जो स्पीकर्स हैं वो मानने चाहिए कि ये जो टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है वो वैल्यूएबल हेरिटेज है उनकी। फिर लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच और कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत से बहुत सारे ट्रेडिशन निकल के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, तो हिंदी को क्लासिकल लैंग्वेज नहीं माना जा सकता क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, वो संस्कृत से डिराइव्ड है, बट संस्कृत ओरिजिनल है।
तो ये ओरिजिनल होना चाहिए इसका लिटरेरी ट्रेडिशन। और चौथा जो है ये थोड़ा सा नया है, ये ओरिजिनली नहीं था, इसको बाद में इंक्लूड करा गया है कि क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न, there may also be discontinuity between the classical language and its later forms or its offshoots। मतलब कोई ऐसी क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी है जिसको बोलते बोलते आज उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है इतने सालों में, तो इसका मतलब ये नहीं है उसको ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिलेगा, तभी उसको मिल सकता है। ये नया अमेंडमेंट इसमें किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब न्यूज़ क्या है, अब क्या न्यूज़ है? अब न्यूज़ ये है कि ये बोला जा रहा है कि मैथिली जो है वो भी कंसिडरेशन के अंदर थी, बट गवर्नमेंट जो है बिहार गवर्नमेंट उन्होंने इसको पुश नहीं करा, और इसलिए मैथिली को 2024 में जो 5 लैंग्वेजेस को मिला है क्लासिकल स्टेटस, वो मैथिली को नहीं मिल पाया। ठीक है, अब ये थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ है तो उसमें हम नहीं जाएंगे, बट इतना आपको ध्यान रखना है। अब इससे इस न्यूज़ के कारण ये सारी चीज़ें न्यूज़ में और आ गई थी, तो मैंने आपको बैकग्राउंड समझा ही दिया। एक और ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये स्टेटस देने का प्रोसेस क्या है। देखो इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि ये इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद 5 लैंग्वेजेस को पहली बात तो स्टेटस दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का। दूसरी चीज़, ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल टॉपिक भी बन गया, तो ये पूरा टॉपिक ही बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो प्रोसेस भी एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, रिकमेंडेशन जो है क्लासिकल स्टेटस देने की किसी भी लैंग्वेज को, वो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी देती है। ठीक है, इस लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी में कौन होता है? यूनियन मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और बहुत सारे जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सपोज बात करते हैं होमिया या फिर असामीज, इस लैंग्वेज की रिकमेंडेशन देनी थी, तो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और असामीज लैंग्वेज में जो एक्सपर्ट्स हैं 4 या 5 लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इस कमेटी के मेंबर बन जाएंगे। फिर क्या होगा, ये जो पैनल होगा इसको चेयर कौन करेगा? इस लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी को साहित्य अकादमी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकादमी है, उसके जो प्रेसिडेंट है वो उसको हेड करेंगे। तो एक पूरी कमेटी बन चुकी है। इस पूरी कमेटी ने ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको ढंग से देखा, उसके बाद रेकमेंड करा। ये जो रिकमेंडेशन जाएगी यूनियन कैबिनेट के पास, ठीक है, और यूनियन कैबिनेट के पास जब ये रिकमेंडेशन जाती है और यूनियन कैबिनेट इसको अप्रूव करती है, तो ये गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू एक क्लासिकल लैंग्वेज बन जाएगी। बाय द वे मैथिली को ऑलरेडी 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया गया था 2003 में। 8th शेड्यूल मतलब जो इंडिया की 22 लैंग्वेजेस है उसमें 8th शेड्यूल के अंदर उसमें मैथिली भी इंक्लूडेड है, बट उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस अब तक नहीं मिला है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।